वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका डीआई का जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाला। और आइए थोड़ा एक बार ब्रीफली देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या इन क्वेश्चन को डिफिकल्ट कहना चाहिए या मॉडरेट कहना चाहिए या रिलेटिवली इजियर वन कहना चाहिए। पहला जो सेक्शन होता है आप लोगों को पता ही है, हिस्ट्री है। पूछा गया है बिरसा मुंडा साहब के बारे में कि एक शॉर्ट नोट्स। पता ही आप लोगों को पैटर्न क्या होता है कि हिस्ट्री वाले सेक्शन में 48 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन होता है 38 मार्क्स का, उसमें 5 छोटे छोटे शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन होते हैं और फिर अनदर जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपको फुल फ्लेज से है। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में। यूजुअली बिरसा मुंडा मूवमेंट या संथाल मूवमेंट ऑफ 1855-56 में से एक कोई क्वेश्चन ये लोग पूछते आए हैं। इस बार भी पूछा है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। एक यूजुअली ये लोग एक्ट वगैरह के बारे में पूछते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। यहीं से एक तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल तरीके से रिप्रेजेंटेशन की बात आई। मुसलमानों को जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है उससे कट ऑफ करने के लिए पार्लियामेंटो ने एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी किया। एक स्टेटमेंट भी है कि भाई हम लोगों को पता है कि हम लोग एक बहुत जहरीला बीज यहाँ पर इंडिया में बो रहे हैं, बट फिर भी हम ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा है तो हम लोग ऐसा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि 1858 का एक्ट हो गया या 1892 या 1919 का, जिसके थ्रू राज्यों में डायरकी या द्वैध शासन लागू हुआ, या इवन 1909 या 1935। इनमें से एक कोई ना कोई एक्ट यूजुअली ये लोग पूछ देते हैं। इस बार भी पूछा है, कोई नया चीज नहीं है, बहुत इजीली आप लोगों ने लिख लिया होगा। बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव 1858 से लेकर के 1914 तक। कभी इस क्वेश्चन को बीपीएससी फुल फ्लेज तरीके से भी पूछता है और कभी ये लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसको दे देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत लिमिटेड वर्ड में क्या करना है कि लिखना है। और दूसरा चीज कि केवल 1914 तक के जो इंस्टीट्यूशंस रहे हुए हैं उन्हीं को आपको बताना है। तो अब आप हमको बताइएगा कि पटना यूनिवर्सिटी को कब स्टैब्लिश किया गया है और क्या वो इसका पार्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण साहब और भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण चूंकि भारत के ओवरऑल और बिहार के गौरव रहे हुए हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत बहुत जितने भी बड़े लीडर्स थे उन सबको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करवा दिया। एक तरीके से जो टॉप लीडरशिप है वो खाली हो गई। और तब किस तरीके से इस क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण साहब हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, ठीक है, राम मनोहर लोहिया साहब हो गए, किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ, उषा मेहता हुई। तो इन्हीं सारे कॉन्टेक्स्ट में से चूंकि जयप्रकाश बाबू बिहार के हैं, इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। वो प्रीलिम्स वगैरह में पूछते हैं कि कौन से नेता हैं जो दीपावली के दिन ही जेल तोड़ करके भाग गए, जयप्रकाश नारायण। पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया को, ठीक है, इसमें वही चैत्य स्तूप बिहार वगैरह लिखना था, बट बहुत शॉर्ट में लिखना था, केवल आपको ग्लिम्स दिखा देना होता है। बिकॉज शॉर्ट आंसर्स के लिए 2 पेजेस, और 2 पेजेस में आप पूरी राम कहानी नहीं लिख सकते हैं। केवल इतना ही लिख सकते हैं कि भाई कोई भगवान राम थे, कोई दुष्ट सा रावण था, उस व्यक्ति ने चूंकि इनकी पत्नी का हरण किया, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन दैट लॉर्ड राम वाज फोर्स्ड टू किल दैट डीमन, ठीक है। तो शॉर्ट में पाल कला या मौर्यन आर्ट के ऊपर आप लोगों को पता ही है कि 38 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर शॉर्ट में पूछा है। रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय संस्कृति में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। इंग्लिश मीडियम में रिसेंटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में पूछे जा सकते थे मेंस में, उसका एक सेशन हम सिविल फोड़ो के प्लेटफॉर्म पर करा रखे हैं। वहां एक बार आप जाइए और बहुत क्लियरली हम बोले हैं कि इस बार 2 ही थ्योरिस्ट पूछेंगे। खूब आप लोग महात्मा गांधी पढ़ चुके हैं, 2 ही पूछेंगे, या तो जवाहरलाल नेहरू साहब या तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए इस बार दोनों पूछा और महात्मा गांधी को नहीं पूछा है, इसलिए भी हम उसको थोड़ा लीव आउट किए, बिकॉज बीपीएससी अब पैटर्न चेंज कर रहा है। हमेशा बीपीएससी में गांधी जी को पूछा जाता रहा है, गांधी जी का ऐसे भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यूपीएससी में तो देखिए तो करीब करीब वो गांधी जी के ऊपर 250 नंबर के एसेज वगैरह पूछ दिए जाते हैं, इथिक्स में पूछा जाता है। बट सबको पता है गांधी जी को सब लोग तैयार करके रहते हैं,
इसी ये रविंद्रनाथ टैगोर पूछा है। और भारतीय संस्कृति में कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। एक लौते ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है और इनडायरेक्टली तीसरे देश श्रीलंका के राष्ट्रगान में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। वो सारी कहानी बहुत डिटेल में उनके जो भी राइटिंग्स हैं उनकी, या जो भी विश्व भारती शांति निकेतन की कहानी, उन सारी चीजों को, या रविंद्र संगीत हो गया, उन सारी चीजों को बहुत डिटेल में वहां पे बता रखे हैं। और बहुत क्लियरली हम बोले कि इस बार रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू साहब भी पूछेगा, यही दोनों पूछा। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है, हमसे पूछ के तो बीपीएससी पेपर सेट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं एक रेशनल थिंकिंग से आप लॉजिकली डिडक्ट कर सकते हैं। और यही रीजन है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब को भी शॉर्ट आंसर में पूछा है, लॉन्ग में जवाहरलाल नेहरू साहब को पूछा है। जो 10 टॉपिक्स दिया हुआ है सिलेबस में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए ना तो मोर और लेस वहीं से आए हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा या संथाल मूवमेंट हो गया, भारत परिषद अधिनियम वगैरह आपको पढ़ना होता है। वेस्टर्न एजुकेशन जो 10-12 टॉपिक्स दिए हुए उसके सिलेबस में है। जयप्रकाश नारायण साहब से बार बार पूछा हुआ है, और पाल आर्ट या मौर्यन आर्ट तो पूछते ही हैं, ठीक है। अगला फिर जो चीज सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए हिस्ट्री के पेपर को देखेंगे वो बहुत जनरल सा पेपर है, जैसा पूछता आया है वैसा ही पेपर पूछा है। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा बिहार के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। Please analyze the political, economic and social factors behind the revolt of the 1857 and assess the Bihar's contribution to the uprising in a very critical manner. What the people are asking, वो चाह रहे हैं कि भाई 1857 को आप डिटेल में बताइए, थोड़ा वो सब कॉजेज वॉजेज बता दीजिए कि किस तरीके से कौन सी राइफल्स थी जिनसे भारतीयों को आपत्ति थी, किस तरीके से डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत था उन सब कहानियों को लिखना था। और एट द एंड ऑफ द डे आकर के बिहार का जो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, देवघर में कहां से आपको किस रेजिमेंट ने प्रारंभ किया, प्लस वीर बाबू कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन, थोड़ा पीर अली साहेब को भी मेंशन कर सकते हैं जो बिहार के पुस्तक विक्रेता थे। बट जब भी बिहार के रेफरेंस के ऊपर अगर आप 1-1.5 पन्ने लिखते तो उन 1.5 पन्नों का 60-70% आपको वीर बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह को कंट्रीब्यूट करना था, ठीक है। तो ये भी सिलेबस में दिया हुआ है, पूछा है। या फिर मौर्यन कला लिख दीजिए, मौर्य कला और वास्तुकला, एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ द मौर्यन आर्ट एंड द आर्किटेक्ट एंड assess how far they express the political and the cultural values of the period, right? मौर्य कला और वास्तुकला के प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करिए और आकलन करिए कि उन्होंने उस काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को किस हद तक व्यक्त किया, ठीक है। अभी भी पटना में जगह जगह चले जाइए, दीदारगंज यक्षिणी की आपको लगी हुई बहुत जगहों पर उनको डिपिक्ट किया गया है, उनके चित्र वगैरह बनाए गए हैं दीवालों पर। तो वही सारी कहानी, चैत्य विहार, स्तूपास वगैरह वही सब लिख देना था, पूरा इंट्रो लिख देना था कि किस तरीके से मेजर कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है सम्राट अशोक का। थोड़ा रेफरेंस देना है तो मौर्यंस में से अगर उनके आर्किटेक्ट को देखेंगे तो भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्हीं के उपराज्यपाल ने क्या कर रखा है, गुजरात वगैरह में सुदर्शन लेक वगैरह को क्रिएट किया है, वो लिख सकते हैं। या बाद में वो जैन धर्म में दीक्षित हो गए और फिर वो कर्नाटक के तरफ चले गए और कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है उसको उन्होंने देखा है, और साथ साथ वहां पर जैनियों से संबंधित मठों की स्थापना की है जिसको बसदी वगैरह कहा जाता है। अगला चीज देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, discuss the transformation of the Indian national movement from the early constitutional agitation to the mass mobilization। early constitutional agitation मतलब प्रारंभिक संवैधानिक आंदोलनों से लेकर के जन आंदोलन तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूपांतरण की चर्चा कीजिए तथा विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में बिहार की भूमिका को रेखांकित करिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक संवैधानिक आंदोलन। इनिशियली लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह से हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे नव शिक्षित वर्ग आया, अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट्स के लिए उनको सस्ते क्लर्क चाहिए थे, भारतीयों को कुछ पश्चिमी शिक्षा से जोड़ा। धीरे धीरे जब हमें चेतना आई, हम लोगों में धार्मिक पुनर्जागरण या सांस्कृतिक पुनर्जागरण जब प्रारंभ हुआ, तब हम लोगों ने रेशनल तरीके से चीजों को सोचना शुरू किया। जब हम लोगों ने चीजों को सोचना शुरू किया तो लैंड होल्डर सोसाइटी बनी, आगे जाकर के कांग्रेस बनी। कांग्रेस में भी 2 आपको घटक थे, एक उदारवादी जो मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से ही अंग्रेजों से बहुत सारी चीजों को हम लोग, बहुत सारी डिमांड्स को, बहुत मांगों को मनवा सकते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले साहब हो गए,
फिरोज शाह मेहता साहेब हो गए, इन सारे लोगों का नाम लिखेंगे। फिर अगला चरण आता है जब कांग्रेस के ऊपर वर्चस्व धीरे धीरे शुरू होता है उग्रवादियों का। उग्रवादियों में लाल बाल पाल को लिखेंगे। लाल बाल पाल, इनका कहना था कि ये जो उदारवादी लोग हैं ना, ये पीस की स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं। ठीक है, पी कहने का मतलब ये हुआ, ये पिटीशन देते हैं, अंग्रेजों के सामने जाके भीख मांगते हैं, प्रे करते हैं। ठीक है, और पिटीशन देते हैं, प्रे करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलते हैं, देश को आजादी मिलने वाली नहीं है इस तरीके से। 1895 में ही जो आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, वो स्वराज विधेयक लेकर के आते हैं 1916 में। होम रूल लीग या स्वराज आपको आंदोलन, जो स्वराज का नारा है वो भी देते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे रूपांतरित हुआ है? पहले जो सत्ता थी वो किनके पास थी? उदारवादियों के पास थी। फिर उग्रवादी ज्यादा पॉपुलर हुए, सूरत स्प्लिट वगैरह बता सकते हैं। फिर बताएंगे कि 1915 में एक बुढ़ा आदमी, मतलब 1915 में तो गांधी जी बुढ़े नहीं थे, एक बुजुर्ग आदमी उठ करके आता है कहां पर? इंडिया में, और वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा चेंज कर देता है। उसके बाद 1915 के बाद या 1917 के बाद जब गांधी जी देश में पहले आपको आंदोलन में, क्षेत्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, विच वॉज नन अदर देन चंपारण, वहां से उग्रवाद और उदारवाद की सीमा खत्म हो जाती है, सब कुछ गांधीवाद हो जाता है। तो गांधीवाद की तरफ लेकर के जाएंगे और इनिशियल इसी ऐतिहासिक चरणों में बिहार की भूमिका को रेखांकित करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी बहुत पॉपुलर होंगे दक्षिण अफ्रीका में, बट भारत में उनको पॉपुलैरिटी के जनीथ तक पहुंचाने वाला, जो पॉपुलैरिटी होती है उसके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाला चंपारण आंदोलन था। तो चंपारण को ब्रीफ करेंगे। थोड़ा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन बता रहे होंगे। 5-6 पन्ने ये लोग देते हैं, उतने के लिए ये अपने आप में सफिशिएंट कंटेंट होगा। या फिर नेहरू साहब की विदेश नीति को मेंशन करिए सिविल फोड़ो के प्लेटफॉर्म पर, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, बहुत डिटेल में नेहरू जी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, उन सबको हम कवर किए थे। और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मैंने कहा था कि भाई दो ही थियोरिस्ट इस बार पूछे जाएंगे, दोनों पूछे गए। गांधी जी को मैंने कहा था गांधी जी नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे गए। ठीक है, तो नेहरू साहब की विदेश नीति किस हद तक आदर्शवाद और व्यवहारिकता को प्रतिबिंबित करती है उस चीज की, भारत के पहले विदेश मंत्री स्वयं थे। इसकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में परीक्षण करें। ठीक है, बस क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और डिटेल में जानना है तो भाई उस एक चैनल पे जाएंगे, वहां पर बहुत डिटेल में हम इस क्वेश्चन को, मतलब 40-45 मिनट में केवल नेहरू साहब को डिस्कस किए हैं। क्या क्या चीजें लिखने की जरूरत है, किस तरीके से वो उनकी जो आदर्शवाद था, जैसे पंचशील वगैरह समझौता है, ठीक है, चाइना ने हमारे साथ बिट्रे किया, बट नेहरू जी ने बुरा सोच करके इन सारी चीजों को नहीं साइन किया था। और व्यवहारिकता में देखना है तो भाई उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उनको पता था कि भाई देश का बंटवारा हुआ है धार्मिक आधार पर, और कोई सा भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है अनलेस अनटिल वो अपने अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन को ज्यादा कंसर्न नहीं हो। ये सारे काम करके देते हैं। वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने वाले कौन से व्यक्ति हैं? जवाहरलाल नेहरू साहब है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आईआईटीज, आईएम्स वगैरह को स्टैब्लिश करते हैं, एम्स को स्टैब्लिश करते हैं। और उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि भाई एक लड़का लिखेगा कि आईआईटी, और एक लड़का लिखेगा कि आईआईटी खड़गपुर वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1951, ही विल गेट सम एज। ठीक है, तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें वहां पर हैं, वहां से रिफर कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी एक बार देखा जा सकता है। ठीक है, तो हिस्ट्री ओवरऑल जो मैंने देखा ना, वो ठीक पेपर है, जैसा पूछा जाना चाहिए था, जैसा पूछा जा सकता है, उसी तरीके से पेपर पूछा गया है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है। अब जो दूसरा वाला सेक्शन होता है, कहने को तो ये करंट अफेयर्स है, बट मोस्टली इसमें आईआर के कॉन्टेक्स्ट में चीजें पूछी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के औषधि सुरक्षा नियमों में खामियों को लेकर के चिंता व्यक्त करने को संदर्भित करते हुए विस्तृत चर्चा करिए। Discuss the World Health Organization concern over gaps in the India's drug safety regulations in the pharmaceutical sector. इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी मोस्ट ऑफ द जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं? वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। बट फॉर द टाइम बीइंग धीरे धीरे हम भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इंडिया दुनिया के बहुत बड़े
हेल्थ टूरिज्म सेक्टर, हेल्थ टूरिस्ट डेस्टिनेशन या नेशन के तौर पर डेवलप हो रहा है। और इसको लेकर के डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि भाई भारत में क्या है ना कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है उनके प्रति जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोन हो रखे हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर लिखना था। इससे रिलेटेड रिसेंटली एक रिपोर्ट था, ठीक है, रिसेंटली मतलब इतना भी रिसेंटली नहीं, 3-4 महीना पहले, उसको एक बार रिफर किया जा सकता था। उसके अगले में इसको भी देखिए, हम बोले थे कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, आदि कर्मयोगी अभियान और जनजातीय ग्राम दृष्टि 2030 का जो विजन है उसकी घोषणा के आधिकारिक के अधिक अधिकार केंद्रित व्यवस्था की और योगदान का संक्षेप में उल्लेख करिए। यूजुअली पहले क्या था, पहले पीसा एक्ट रहा हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे उनको आप एक्सटेंड करेंगे जनजातीय क्षेत्रों की तरफ। बट उसको जब क्रिटिकली एनालाइज किया गया तो पाया गया कि भाई वो उसमें और भी सुधार की आवश्यकता है, और वहीं से आदि कर्मयोगी अभियान या उससे ज्यादा जनजातीय ग्राम दृष्टि जो है 2030 वगैरह को जोड़ करके लिखा जा सकता था। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर देखिए पूछ रखा है दैट द प्रमोशन एंड द रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। हाउ कैन दिस लॉ प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स while also protecting youth and society from the fraud and social evil। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक समय पे देश में पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा कंसर्न रहा हुआ था, क्योंकि केंद्रीय सरकार के तौर पर बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, और विपक्ष के द्वारा ये भी एक्यूज किया जा रहा था कि भाई ये सब जो ऑनलाइन गेमिंग है या ऑनलाइन जो भी आपको इसमें बहुत ज्यादा मनी कंसर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड्स वगैरह होता है। यूथ क्या करते हैं कि वो डेट ट्रैप में, ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। उससे उनको बचाव के लिए जरूरी है कि बहुत सारे सेफ्टी सेफगार्ड्स वगैरह को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाए, और यही कारण है कि भाई ये बिल लाया गया। बहुत सारा जो यूथ है वो क्या कर रहा था, सुसाइड भी कर रहा था। इसको लेकर के भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा बीजेपी लेड गवर्नमेंट को, कि बीजेपी बात करती है राइट विंगर की, और वो हमारे मिथोलॉजी से ये भी प्रेरणा नहीं ले पा रही है कि कहाँ तो जुआ खेलने की लत के कारण ही महाभारत जैसी चीजें हुई, और अभी भी आप वही चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या होते हैं, वो जुए वगैरह की लत के कारण परेशान रहते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को डिटेल में बताना था। कितने का ये ऑनलाइन, लगभग 63,000 करोड़ का ये बिजनेस हो रखा है। कुछ कंपनियों का नाम लिख सकते थे, ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को देखा जाना था। Write a note on the increasing surge in the anti-immigration protest and policies worldwide from the Western democracies to the parts of Asia। विश्व भर में प्रवासन विरोधी नीतियों में बयानबाजी, प्रतिक्रिया, विरोध और प्रदर्शन, विशेषकर पश्चिमी लोकतंत्रों से लेकर एशिया के भागों तक बढ़ती नकारात्मकता का उल्लेख करें। कैसे इसको बताना है, देखिए दुनिया में अर्थव्यवस्था की 2 विचारधाराएं हैं, एक समाजवाद है और दूसरा क्या है, दूसरा है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। पूंजीवाद कहता है कि जिस चीज का प्रोडक्शन जिस जगह पर सबसे ज्यादा इफिशियंसी के साथ हो, सबसे कम पैसे में हो, सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, उन प्रोडक्ट्स को वहां पर बनने देना चाहिए। बट रीसेंट टाइम में आप देखेंगे यही रीजन है कि इंडिया में चूंकि सस्ता श्रम है तो इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर को जाते हैं, वहां पर वो काम वाम करते हैं। मिडिल ईस्ट वगैरह हो गया, दुनिया में सबसे ज्यादा रिमिटेंसेस एक्सेप्ट करने वाला कंट्री कौन सा है, इंडिया है। अच्छा, दूसरा चीज कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे आपको देखेंगे इंटरनल आपको डिस्प्यूट्स हैं, सिविल राइट्स, सिविलियन आपको डिस्प्यूट्स हैं, सिविलियन राइट्स वगैरह होते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। इसीलिए यहाँ से जो भी अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी है वो ब्रेन ड्रेन कर जाता है बाहर को। तो अब उन लोगों को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, पूंजीवाद का परोकार रहा हुआ है यूरोप या अमेरिका, बट 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है, H1B वीजा का नंबर कम करने वाला है। अभी तक दिया जाता था वो लगभग 65,000 लोगों को दिया जाता था, जिसके 71% लाभार्थी कौन से लोग थे, केवल भारतीय थे। अब उसको कम करके बोला जा रहा है केवल 25,000 लोगों को देंगे। प्लस दूसरा ये कि भाई मेलनी वगैरह साहिबा का आप स्टेटमेंट देखेंगे कि अफ्रीका से यहाँ से हम लोगों को नहीं आने देंगे। इवन कुछ रिलीजियस कमेंट्स भी उन्होंने पास किया हुआ था,
क्योंकि जो भी आपको नॉर्दर्न अफ्रीका है वहां पर मुसलमानों का पॉपुलेशन अच्छा खासा है। तो एक तरीके से फ्रांस या ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब भाई अफ्रीकन कंट्री से अपने यहाँ लोगों को नहीं आने देंगे। H1B वीजा को बहुत कड़ा किया जा रहा है, 65,000 से केवल 25,000, और बोला जा रहा है कि आप अपने आश्रितों को लेकर के नहीं आ सकते हैं। प्लस वही आदमी को ऐसा वीजा मिलेगा जो $2 लाख आपको सालाना कमा रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजों को यहाँ पर लिखना था। बट इस पेपर में एक चीज देखिए कि भाई करंट अफेयर्स बेस्ड चीजें पूछी गई हैं। भारत अफगान संबंधों और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा के साथ संबंधों के रणनीतिक पुनर्संरचना का विस्तृत वर्णन करें। अभी उनके जो विदेश मंत्री थे इसके ऊपर उन्होंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरीके से वो किस धार्मिक संस्थान में जाकर के मिलते हैं। ठीक है, ये कमेंट करके बताइए। उन्होंने बताया कि भाई जो तालिबान है वो कहीं ना कहीं भारत के उसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, और बाकी ट्रेडिशनल चीजें वो सलमान डैम वगैरह लिख सकते हैं, किस तरीके से वहां की पार्लियामेंट को बना करके हम लोगों ने दिया। उनके क्रिकेटर्स के लिए हम लोगों ने अपना एक स्टेडियम रिजर्व करके रखा हुआ है, बिकॉज अफगानिस्तान में कोई खेलने नहीं जाना चाहता है। तो ठीक है, ये जो पेपर है वो स्टैंडर्ड पेपर है, यूपीएससी के जैसा पेपर है, और इन सारी चीजों को एक लिमिटेड वर्ड लिमिट में, एक लिमिटेड टाइम में लिख देना वास्तव में उतना आसान नहीं है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट फॉर अपकमिंग बीपीएससी इफ यू आल्सो वांट्स टू गेट सेलेक्टेड देन यू मस्ट यू मस्ट प्रिपेयर वेरी वेल। ठीक है, नाउ अगला देखिए, डिस्कस द इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा विच वाज साइंड ऑन 10th of March 2024। हाँ, और ये इफेक्टिव कब से हुआ है? ऑन द 1st of October 2025। ऑल्सो एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडियन ईयू रिलेशन। देखिए लास्ट एक साल में क्या हुआ है ना कि ईयू को भी कहीं ना कहीं ऑफेंड करने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ठीक है, यही रीजन है कि ईरान वाले वॉर में देखेंगे कि नाटो के जो यूरोपियन मेंबर्स है ना वो भी कहीं ना कहीं वो पीछे को हट गए हैं, वो बैक ऑफ कर रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम क्यों जाएं, हम अपने नेवल शिप्स को क्यों भेज रहे हो। डेनमार्क से वो डिमांड कर ही रहे हैं कि भाई हमको ग्रीनलैंड वगैरह हैंड ओवर कर दो, राइट। तो इन्हीं सारे कॉन्टेक्स्ट में वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो तो 2024 का है, बट वो इफेक्टिव हुआ है 2025 से। कितना हम लोगों का ईयू के साथ ट्रेड होता है उन सारे डेटास को मेंशन कर सकते थे। कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इस एआई समिट वगैरह को लिखा जा सकता था। ठीक है, तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना इनसे डरने का जरूरत नहीं होता, ऐसे ही बना बना करके बहुत सारे फैक्ट्स लिखे जा सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि अब भाई न्यूज पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। वन लाइनर करंट अफेयर्स मैगजीन अब आपको मेंस नहीं क्लियर कराएगा सर। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है। द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स हैव बीन इन इफेक्ट फॉर 10 years सिंस द एडॉप्टेशन इन सितंबर 2015। एग्जामिन करिए इंडिया के प्रोग्रेस को एंड चैलेंजिंग इन अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का स्थायी विकास लक्ष्य है, एसडीजीज है, टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17 हैं। ठीक है, उसको भी छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड किया गया है 169। क्लियरली हम आपको बताए थे कि भाई ये 17 के 17 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तो क्या होगा कि जिस तरीके का क्वेश्चन में डिमांड होगा साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड की बात होगी, तो एक एक एसडीजीज को आप नोट डाउन करा सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो एसे के ऊपर हम वीडियो ले रखे हैं उसी वीडियो को खोल करके देखिए, उसमें भी हम रिफर किए हुए हैं कि इंटरनेशनल भी नॉर्म्स, इंटरनेशनल जो एग्जांपल्स हैं उनको आपको नोट डाउन कराना चाहिए। ठीक है, पहले 2000 में क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल लाए गए थे, वो 8 ही थे। वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं थे, ज्यादा वो इंक्लूसिव नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित नहीं करते थे, और यही कारण है कि 2015 में उनको रिप्लेस कर दिया गया एसडीजीज से। तो ये सब फैक्चुअल डेटा वगैरह बताइए, बहुत सारे पैरामीटर्स पे इंडिया का आप बहुत सारे जो आपको इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, उनमें इंडिया की रैंक वगैरह बताइए, और बताइए कि आगे इंडिया क्या कर रहा है, कुछ इंडिया की अच्छी मतलब पॉलिसीज वगैरह को बताइए। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के फील्ड में आप पेरिस समिट बता सकते हैं, इंडिया का जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसको बता सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो ये एआई समिट हुआ है उसको बता सकते हैं। ठीक है,
जो समुद्र सेतु अभियान वगैरह है उन सारी चीजों को बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंडिया की पॉलिसीज को डिस्कस करिए और चैलेंजेस बताइए कि किस तरीके से कौन कौन से, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें करप्शन का समस्या होता है, प्रॉपर फंडिंग नहीं होता है, शिक्षा जैसे इन्वॉल्व है, जीरो हंगर इन्वॉल्व है एसडीजीज में, तो इन सबको एड्रेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसका विकासशील देशों में अभाव होता है, और इसको लिखा जा सकता है। प्लस इंडिया जो है वो यूरोपियन देशों की तरह, यूरोप में एक देश में चले जाएंगे, एक ही धर्म, मोटे तौर पर ईसाई लोग, एक ही भाषा मिलेगी। इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कि एक पॉलिसी जो एक सर्टेन सेक्शन को एड्रेस करती है वो दूसरे सेक्शन के को उतना इफेक्टिवली एड्रेस नहीं करती है। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ करके बहुत सारी चीजों को बताया जा सकता है। अगला देखिए 38 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है दैट इन रिसेंट ईयर्स द छठ फेस्टिवल हैज गेन्ड इंक्रीज in global attention. Discuss the social, cultural and economic impacts of the Chhath and linkages with the migration. हाल के वर्षों में जो छठ पूजा के त्योहार में वैश्विक ध्यानाकर्षण किया गया है, छठ का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव है तथा प्रवासियों द्वारा इसके प्रसार पर विस्तार से चर्चा करिए। अब देखिए इस चीज को कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी हम बोले थे कि भाई छठ पूजा के ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मोदी साहब ने इलेक्शन के समय में रिफर किया हुआ था। बहुत सारा आपको ऐसा डेटा भी बताएं, जैसे कैसे इसको स्टार्ट करना था, क्या क्या की फैक्ट्स आपको छठ पूजा के बारे में पता होना चाहिए। पहला तो लोगों को ये एक तरीके से उनके अंदर एक गलत ज्ञान होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि जो छठ माता है वो सूर्य भगवान की वाइफ है। वाइफ नहीं है, सूर्य भगवान उनके क्या है, भाई है। जिस तरीके से मायके से औरतों को लेने के लिए उनके भाई आते हैं, सिमिलरली जो वो सुबह का हम लोग अर्घ देते हैं ना, वो एक तरीके से माना जाता है कि भाई अपने भाई के साथ जो छठ माता है वो चली गई। ये छठ वर्ड निकला कहां से है, षष्ठी वर्ड से निकला हुआ है। षष्ठी मतलब छठा। क्या रेफरेंस है छठी माता का, तो जाकर के देखेंगे ना, तो महाभारत के समय में 7वां जो बलराम थे, 8वें जो पुत्र थे वासुदेव जी के और देवकी के, वो कौन थे, भगवान कृष्ण थे। छठे कौन थे, छठी कात्यायनी माता थी। उन्होंने ही एक तरीके से कंस को वार्न किया था कि भाई जो 8वां बच्चा आएगा वो भगवान कृष्ण होंगे और बच्चों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो बोलती हैं कि वो तो खैर ईश्वर है, अगर वो ईश्वर नहीं भी होता ना तो उसको हम प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे होते। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की वहीं से कहानी शुरू होती है। अब किस तरीके से यूनेस्को का जो इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें इसको इंक्लूड कराने का प्रयास, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव है, और प्रवासियों द्वारा इसके प्रसार पर विस्तार से चर्चा करिए। बोला ही जाता है ना कि भाई एक बिहारी के पास अगर एक ही बार उसको कहीं वो बाहर जॉब कर रहा है, उसको साल में एक ही बार छुट्टी मिल रहा है ना, तो हो सकता है कि वो दीपावली में घर नहीं आए, होली में नहीं आए, दुर्गा पूजा में नहीं आए, लेकिन छठ पूजा में जरूर आएगा, ठीक है। इसको लेकर के सरकारें विशेष रूप से प्रयासरत होती हैं। केंद्र सरकार बहुत सारी क्या करती हैं, विभिन्न ट्रेनें वगैरह चलवाती हैं। आज के समय में महाराष्ट्र, जहां अन्यथा तो बिहार और यूपी के लोगों का विरोध किया जाता है सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वहां भी इसका ट्रेंड बढ़ा हुआ है। तो एक तरीके से अच्छा, विदेश में लोग जब इसको करते हैं तो इंडिया के सॉफ्ट पावर को आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक तो हार्ड पावर, हार्ड पावर मतलब जो ट्रंप के अंतर्गत अमेरिका है, ठीक है। दूसरा की स्मार्ट पावर, जिसमें सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर भी हो। आज के समय में मिलिट्री माइट के मामले में भी इंडिया बहुत अच्छा है। उसको अगर आप सॉफ्ट पावर के साथ कनेक्ट करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इस क्वेश्चन को भी लिखा जा सकता था, ये भी बता रखे। यही क्वेश्चन लिखना ज्यादा आसान था बिहारियों के लिए। फॉर वी बिहारीज दैट क्वेश्चन इज रिलेटिवली एन इजियर वन। और उसको नहीं लिखेंगे तो प्रधानमंत्री, Bihar has emerged as the top performing state in the country in the Prime Minister Formalization Micro Food Processing Enterprises Upgradation PMFME स्कीम। इसको एनालाइज करना है, इसके पोटेंशियल को एनालाइज करना है और कंट्रीब्यूशन इसका बताना है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एंड रूरल एरियाज इन द बिहार। पहला चीज की ऐतिहासिक संदर्भ क्या बता सकते थे कि 2000 में जब राज्यों का विभाजन हुआ, बिहार राज्य का विभाजन हुआ, ऑन द 15 नवंबर 2000 झारखंड चला गया हमसे लगभग 46% ज्योग्राफिकल एरिया लेकर के। जो अनडिवाइडेड बिहार था उसका लगभग 46% झारखंड में चला गया। लेकिन
जब खनिज संसाधनों की बात आती है तो भाई वो 85% लेके चले गए। यहाँ की 60% प्लस पॉपुलेशन जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, तो आपके पास खनिज तो है नहीं। अच्छा, लिटरेसी रेट को देखिए तो लिटरेसी में क्या है कि भाई बिहार इंडिया में सबसे ज्यादा पैथेटिक, सबसे दयनीय हालत में है। इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04%, बिहार का केवल 61.8%। तो अगर शैक्षणिक स्तर अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स कि आप सर्विस सेक्टर में, सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ आपके पास रॉ मटेरियल होगा तब तो, कुछ लौ अयस्क होगा तब तो लोहा बनाएंगे ना, कोयला होगा तब तो उसके आधार पर आप प्लांट्स को रन कर पाएंगे ना, ये हमारे पास नहीं है। बट हमारी भी अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो कृषि है, तो कृषि आधारित आप क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग से एक तो जो वस्तुएं होती हैं उनका जो संग्रह करने का आयु बढ़ता है, प्लस उनका वैल्यू एडिशन होता है। 10 रुपए का जो आम है ना, उसी से अगर आपने कैंडी बना दिया तो पता चला कि वो कैंडी का टोटल मूल्य 50 रुपया हो गया। ठीक है, उन्हीं सारी चीजों को बताना था कि किस तरीके से आपको कोल्ड स्टोरेज को लेकर के क्या प्लान चल रहा है, कैसे ये इंडियन आपको अगर फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्लांट्स को लगा दिया जाए अर्बन या सब अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से निरंतर सप्लाई की जाए तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर लिखना था। बाकी जो डीआई वाला ये है लेक्चर है उसको तो हम पहले ही करा दिए हैं, उसको भी जा करके एक बार देखिए। हैव अ गुड डे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि ठीक है, इस बार तो बिहार ट्रेडिशनल पूछा है। आई एम क्वाइट होपफुल कि जो भी लोग बीपीएससी मेंस दे रखे होंगे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया होगा। लेकिन जो ये दूसरा वाला सेक्शन है वो उतना आसान है, सच है नहीं। और इन सारी चीजों के ऊपर अगर आपको एक्सपर्टीज लाना है तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वगैरह भी आप पढ़ना शुरू करिए। उसका भी एक सेक्शन हम लोग लेकर के आते रहते हैं, उसको भी एक बार कनेक्ट करिए। बिकॉज अभी के समय में हिंदू जैसे न्यूज़पेपर जो है वो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएगा, बट हिंदी न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनसे रिलेटेड अगर आपको कनेक्ट होना है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी आप लोगों का कोई कंसर्न होगा तो कमेंट्स के माध्यम से हमको उनसे अवगत करा सकते हैं। उन सारी चीजों पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको कर लेंगे। थैंक यू।